मैं एक दबंग सीईओ होता हूँ जिस पर एक इंटर्न चुपके से मेरी मंगेतर को पसंद करता है। और जैसे ही मैं उस इंटर्न के चेहरे पर एक थप्पड़ मारता हूँ, तभी मुझे अचानक से पूरी स्क्रिप्ट याद आ जाती है, जिसके बाद मुझे पता चलता है कि असली चोजन वन हीरो तो यही है, जबकि मैं सिर्फ एक ईविल साइड कैरेक्टर हूँ जो अपनी दौलत और पावर फीमेल लीड के लिए कुर्बान कर देता है। ये सोचते ही मैं उसे 2 लात और मार देता हूँ, जिस पर मेरी मंगेतर उस इंटर्न को बचाने के लिए मेरे सामने आ जाती है और फिर मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। बस बहुत हो गया फेंग युआन, तुम सच में बहुत क्रूर हो। जिस पर मैं जमीन पर पड़े हुए तिरछी मुस्कान के साथ हंसने लगता हूँ। अब जबकि पूरी स्क्रिप्ट मेरे हाथ में आ चुकी है, तो ये लोग मेरे सिर पर चढ़ने का सपना देख रहे हैं, लेकिन इन्हें अपनी औकात तक नहीं पता। सिक्योरिटी कहाँ मर गई है? मैं ठंडी मार्बल फ्लोर पर पड़ा हुआ गला फाड़कर चिल्लाता हूँ, लेकिन पूरे सीईओ ऑफिस कॉरिडोर में सिर्फ मेरी आवाज ही गूंजती रहती है। जिस पर वैनर घुटनों के बल बैठकर ये चेन के सूजे हुए चेहरे को प्यार से सहलाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो मेरी तरफ देखती है, उसकी आंखों में सिर्फ नफरत भरी होती है। फेंग युआन, चिल्लाना बंद करो, वो ठंडी आवाज में कहती है। मैंने अपने वाइस प्रेसिडेंट अथॉरिटी का इस्तेमाल करके पूरी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को आधे दिन की छुट्टी दे दी है। आज चाहे तुम गला फाड़ लो, कोई भी यहाँ ये चेन को बचाने नहीं आएगा। यह सुनकर मैं पूरी तरह सन्न रह जाता हूँ। क्या यही प्लॉट आर्मर की ताकत है? मैं एक मल्टी बिलियन ग्रुप का चेयरमैन हूँ, लेकिन अपनी ही कंपनी में एक गार्ड तक नहीं बुला पा रहा। जिस पर ये चैन अपना चेहरा पकड़कर लाल आंखों के साथ मासूम बनने लगता है। वो बिल्कुल डरे हुए छोटे हिरण की तरह लिन वानर की बाहों में छिप जाता है। वानर दीदी, प्लीज मेरी वजह से फैंग बॉस से मत लड़िए, गलती मेरी ही थी, वो कांपती आवाज में बोलता है, लेकिन उसकी एक्टिंग साफ नजर आती है। मैं तो बस एक इंटर्न हूँ, मुझे फैंग बॉस की रिपोर्ट में गलती नहीं निकालनी चाहिए थी। वो इतने बड़े इंसान हैं, मेरे जैसे गरीब स्टूडेंट की जिंदगी तो घास से भी सस्ती है। यह सुनकर मैं गुस्से में हंस पड़ता हूँ। इसकी ग्रीन टी एक्टिंग इतनी तेज है कि मुझे छींक आ जाए। ये चेन यहाँ बेचारी बनने की एक्टिंग बंद करो। मैं जमीन से उठते हुए अपने सूट की धूल झाड़ता हूँ। तुम इसे गलती पकड़ना कहते हो? तुमने डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट पीछे कर दिया था, कंपनी को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस का नुकसान हो जाता। मैंने तुम्हें सिर्फ 2 थप्पड़ मारे हैं, यही तुम्हारे लिए काफी था। चुप रहो। जिस पर लिन वैनर अचानक से उठ खड़ी होती है, बिल्कुल अपने बच्चे को बचाती हुई मुर्गी की तरह ये चेन के सामने खड़ी हो जाती है। फेंग युआन, तुम बस जल रहे हो। ये चेन तुमसे ज्यादा यंग है, ज्यादा टैलेंटेड है। वो गरीब जरूर है, लेकिन उसका दिल सच्चा है। उसने तुम्हारे डेटा के लिए 3 रातें जागकर काम किया, और तुम उसे मार रहे हो। जिस पर मैं अपनी 3 साल पुरानी मंगेतर को देखकर भी उसे पहचान नहीं पाता। वो अब मुझे पूरी तरह अजनबी लग रही थी। लिन वैनर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ये चेन की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलता हूँ। जिस आदमी को एक्सेल फॉर्मूला तक इस्तेमाल करना नहीं आता, उसे तुम टैलेंट बोल रही हो? एचआर डिपार्टमेंट को अभी कॉल करो, इस ये चेन को तुरंत फायर किया जाए। हमारी कंपनी किसी निकम्मे और ग्रीन टी एक्टर को नहीं पालती। यह सुनते ही ये चेन के कंधे कांपने लगते हैं और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। फैंग बॉस, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, मेरी दादी हॉस्पिटल में है, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। वो रोते हुए मेरे सामने घुटनों पर बैठने ही वाला था, लेकिन तभी लिन वैनर उसे पकड़कर रोक लेती है। उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थीं। ये चेन, मर्द घुटनों पर नहीं गिरते, तुम इस कोल्ड बोल्ड कैपिटलिस्ट के सामने नहीं झुकोगे। जिस पर वो फिर मेरी तरफ घूरते हुए बोलती है, फेंग युआन, तुम्हें उसे फायर करने का कोई हक नहीं है। मैं कंपनी का सीईओ हूँ और मुझे हक नहीं है। मैं हंस पड़ता हूँ जैसे कोई दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। जिस पर लिन वैनर अपने बैग से एक फाइल निकालकर सीधे मेरे चेहरे पर फेंक देती है। खुद देख लो, मैंने अपने शेयर्स को गारंटी में रखकर ये चेन को प्रोजेक्ट मैनेजर असिस्टेंट प्रमोट कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। अगर तुम उसे फायर करोगे तो 50 मिलियन कंपेंसेशन देना पड़ेगा। फाइल जमीन पर बिखर जाती है, जिस पर मैं उसके सिग्नेचर और लाल कंपनी सील को देखकर अंदर तक भड़क जाता हूँ। इस औरत ने मेरे पैसे से इस गोल्ड डिगर को पालना शुरू कर दिया था। लिन वैनर, तुमने कंपनी सील का इस्तेमाल करके ऐसा ट्रैश कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? मेरी आवाज पूरी तरह ठंडी पड़ जाती है। ये सिर्फ तुम्हारी कंपनी नहीं है, इसमें मेरा भी हिस्सा है। वो घमंड से ठुड्डी उठाकर बोलती है। फेंग युआन, अगर तुमने ये चेन को दोबारा छुआ भी तो मैं तुरंत एंगेजमेंट तोड़ दूंगी। जिस पर ये चेन उसके पीछे खड़े होकर हल्की सी जीत वाली स्माइल देता है। वनर दीदी, रहने दीजिए, मैं खुद ही चला जाता हूँ। मैं नहीं चाहता आपकी वजह से प्रॉब्लम हो। तुम कहीं नहीं जाओगे। लिन वनर उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। आज मैं देखती हूँ कौन तुम्हें हाथ लगाता है। जिस पर मैं गहरी सांस लेते हुए अपने सीने में उठ रहे गुस्से को दबाता हूँ। बहुत बढ़िया, सच में हीरो और हीरोइन बनने लायक हो तुम दोनों। तुम्हारा ब्रेन वॉशिंग औरत तो कमाल का है। ठीक है, मैं सिर हिलाता हूँ और फिर दोनों की तरफ देखते हुए बोलता हूँ, लिन वैनर, आज जो कुछ तुमने कहा है उसे याद रखना। इसके बाद मैं मुड़कर एलिवेटर की तरफ बढ़ जाता हूँ। फैंग युएन, तुम कहाँ जा रहे हो? पीछे से लिन वनर चिल्लाती है। घर, अपनी आंखें धोने। मैं बिना पीछे देखे जवाब देता हूँ, और जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा बंद होता है, मैं देखता हूँ कि ये चैन लिन वैनर के कंधे पर सिर टिकाकर मुझे प्रोवोकेट करते हुए मुस्कुरा रहा था। फेंग बॉस, आराम से जाइए, कल ऑफिस में फिर मुलाकात होगी। अगली सुबह मैं लगातार आ रहे बैंक नोटिफिकेशन से जागता हूँ, जिस पर मैं फोन उठाकर देखता हूँ कि मेरी ब्लैक कार्ड से रात 2 बजे लगातार 5 ट्रांजैक्शंस हुई थी। टोटल अमाउंट था 3.2 मिलियन। ट्रांजैक्शन लोकेशन था डाउनटाउन का सीकेबी मॉल।
मैं अपना माथा दबाते हुए तुरंत अपने प्राइवेट अकाउंट मैनेजर को कॉल करता हूँ। गुड मॉर्निंग फैंग बॉस, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे कार्ड से 3 मिलियन कैसे कट गए? क्या कार्ड हैक हो गया? मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, जिस पर सामने वाला मैनेजर कुछ सेकंड चुप हो जाता है। फैंग बॉस, आपको नहीं पता? वो हिचकिचाते हुए बोलता है। मिस लिन वैनर ने आपकी सप्लीमेंट्री कार्ड इस्तेमाल की थी। उन्होंने लिमिटेड एडिशन पाटेक फिलिप वॉच खरीदी है और साथ में कुछ हाई एंड कस्टम सूट्स भी। कस्टम सूट्स सुनते ही मेरा चेहरा और ठंडा पड़ जाता है। लिन वैनर के पिता को मरे हुए सालों हो चुके थे। ऐसे में वो ये चीजें अगर किसी के लिए खरीद रही थी तो साफ था कि वो सब ये चेन के लिए ही था। तुरंत उस सप्लीमेंट्री कार्ड को फ्रीज करो, मैं दांत पीसते हुए आदेश देता हूँ, लेकिन जिस पर मैनेजर की आवाज अचानक अजीब हो जाती है। सॉरी फैंग बॉस, मिस लिन पहले ही आपका ऑथोराइजेशन लेटर जमा कर चुकी हैं। जिस पर मैनेजर की आवाज और भी धीमी हो जाती है। उन्होंने उन सप्लीमेंट्री कार्ड्स को जॉइंट ओनरशिप कार्ड में अपग्रेड करवा दिया है। अब अगर कार्ड फ्रीज करना है तो दोनों ओनर्स की मौजूदगी और सिग्नेचर जरूरी होंगे। यह सुनते ही मैं झटके से बिस्तर से उठ बैठता हूँ। मैंने ऐसा ऑथोराइजेशन लेटर कब साइन किया था? जिस पर मुझे तुरंत समझ आ जाता है ये फिर वही घटिया प्लॉट पावर थी। सिर्फ मेल लीड पर पैसा लुटाने के लिए अब लीगल प्रोसेस तक को जबरदस्ती मोड़ दिया गया था। इसके बाद मैं कॉल काटकर तुरंत कार उठाता हूँ और सीधा कंपनी की तरफ निकल जाता हूँ। जैसे ही मैं सीईओ ऑफिस का दरवाजा खोलता हूँ, अंदर पूरा कमरा खाली पड़ा था, जिस पर सेक्रेटरी श्याओली कांपते हुए मेरे पास आता है। फैंग बॉस, वाइस प्रेसिडेंट लिन यहाँ नहीं है, वो कहाँ गई? मैं ठंडी आवाज में पूछता हूँ, जिस पर श्याओली घबराकर निकलता है। वाइस प्रेसिडेंट लिन ने असिस्टेंट ई के ऑफिशियल ज्वाइनिंग सेलिब्रेशन के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल होटल का रूफटॉप रेस्टोरेंट बुक किया है। कंपनी के सारे सीनियर मैनेजर्स भी वहीं गए हैं। यह सुनकर मैं ठंडी हंसी हंस देता हूँ। मेरे पैसे से लग्जरी शॉपिंग और फिर उसी पैसे से ग्रैंड पार्टी। लिन वैनर, तुम सच में मेरी इज्जत को पैरों तले रौंद रही हो। आधे घंटे बाद मैं इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के रूफटॉप रेस्टोरेंट का बड़ा दरवाजा धक्का देकर खोलता हूँ। अंदर पूरा माहौल लग्जरी से भरा हुआ था। ये चेन वही लाखों का कस्टम सूट पहने खड़ा था और उसकी कलाई में वही लिमिटेड एडिशन पैटेक फिलिप वॉच चमक रही थी, जिस पर वो शैंपेन ग्लास हाथ में लेकर कंपनी के हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स के साथ हंसते हुए बातें कर रहा था, जबकि लिन वैनर उसके बिल्कुल पास खड़ी होकर उसे गर्व से देख रही थी। असिस्टेंट ये इतनी कम उम्र में इतना नॉलेज रखता है, फ्यूचर ब्राइट है इसका। एग्जैक्टली, वाइस प्रेसिडेंट लिन की नजर सच में कमाल है। जो लोग रोज मेरे सामने सिर झुकाकर चलते थे, वही अब एक इंटर्न की चापलूसी कर रहे थे, जिस पर मैं ठंडे चेहरे के साथ अंदर कदम रखता हूँ और पूरा रेस्टोरेंट अचानक शांत हो जाता है। सबकी नजरें सीधे मेरी तरफ मुड़ जाती हैं। ये चेन मुझे देखते ही एक पल के लिए घबरा जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड फिर वही बेचारा वाला एक्सप्रेशन बना लेता है। फैंग बॉस, आप यहाँ? वो डरने का नाटक करते हुए एक कदम पीछे हटता है। ये पार्टी मेरी कंपनी की है, पैसा मेरा लगा है, तो क्या मुझे यहाँ आने की परमिशन भी चाहिए? मैं सीधे उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता हूँ, जिस पर लिन वैनर तुरंत ये चेन के आगे आकर खड़ी हो जाती है। फेंग युआन, अब तुम क्या करने आए हो? आज ये चेन का स्पेशल डे है, क्या तुम्हें हर हाल में सब खराब करना जरूरी लगता है? जिस पर मैं ये चेन की कलाई में पहनी वॉच की तरफ इशारा करता हूँ। वनर ने मेरे कार्ड से 3 मिलियन की वॉच खरीदकर एक अजनबी आदमी को गिफ्ट कर दी। सच बताओ, तुम्हारी स्किन टाइटेनियम एलॉय की बनी है क्या? मेरी बात खत्म होते ही आसपास खड़े मैनेजर्स के चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी की आंखों में मेरे लिए सिंपैथी नहीं थी। उल्टा सब मुझे ही गलत नजरों से देखने लगते हैं। फेंग बॉस, आपकी बातें बहुत खराब लग रही हैं। सेल्स डिपार्टमेंट का ओल्ड वांग भौहें चढ़ाकर बोलता है। वाइस प्रेसिडेंट लिन और असिस्टेंट ये का रिश्ता बिल्कुल साफ है, और आप इतने अमीर इंसान हैं, सिर्फ कुछ मिलियन युआन के लिए इतना हिसाब कौन करता है? एग्जैक्टली। फाइनेंस डिपार्टमेंट का लियू जे भी तुरंत साथ देता है। असिस्टेंट ये की फैमिली कंडीशन खराब है, वाइस प्रेसिडेंट लिन बस उसकी मदद कर रही हैं। फिंग बॉस, एक बड़े बिजनेसमैन होकर भी आपके अंदर बिल्कुल ग्रेस नहीं है। यह सुनकर मुझे खुद अपने कानों पर यकीन नहीं होता। क्या यही मेल लीड हो रहा है जो इतने स्मार्ट बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को भी ब्रेन डेड पपेट बना देता है, जिस पर यह चेन लाल आंखों के साथ अपनी वॉच उतारने लगता है? वानर दीदी, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था ये पैसा फेंग बॉस का है। उसकी आवाज ऐसे कांप रही थी जैसे उस पर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ हो। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये वॉच मैं वापस करता हूं, मुझे उनके गंदे पैसों की जरूरत नहीं। जिस पर वो जोर से वॉच टेबल पर फेंक देता है। लिन वैनर तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। ये चेन, ऐसा मत करो, ये वॉच मैंने तुम्हें गिफ्ट की है, कोई इसे तुमसे छीन नहीं सकता। इसके बाद वो पलटकर मुझे ऐसे घूरती है जैसे मैं उसका दुश्मन हूं। फेंग युआन, तुम मुझे घिन दिला रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि पैसे के दम पर तुम किसी की इज्जत कुचल सकते हो? ये पैसा मैं तुमसे उधार मानती हूँ, बाद में इंटरेस्ट सहित लौटा दूंगी, लेकिन अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, यहाँ तुम्हारा वेलकम नहीं है। जिस पर मैं उन दोनों को देखकर व्यंग्य से हंस देता हूँ। उधार? मैं टेबल से वाइन ग्लास उठाता हूँ और सीधे ये चेन के चेहरे पर उड़ेल देता हूँ। तो अभी लौटा दो। रेड वाइन उसके बालों और चेहरे से बहते हुए उसके महंगे सूट को पूरी तरह लाल कर देती है। पूरा रेस्टोरेंट एकदम खामोश हो जाता है। सब लोग मुझे ऐसे देखने लगते हैं जैसे मैंने कोई बड़ा क्राइम कर दिया हो। फेंग युआन,
तुम पागल हो गए हो, लिन वैनर चीख पड़ती है और फिर घबराकर टिश्यू से ये चेन का चेहरा साफ करने लगती है, जिस पर ये चेन आंखें बंद करके कांपने लगता है जैसे वो बहुत बड़ी बेइज्जती सह रहा हो। वैनर दीदी, रहने दीजिए। वो धीरे से आंखें खोलता है। उसकी आंखों में जिद और अपमान भरा हुआ था। फिंग बॉस सही कह रहे हैं, मैं आपको कहते हैं मैं इस तरह के कपड़े पहनने लायक नहीं हूँ। मैंने उनके पैसों को गंदा कर दिया। उसकी ये विक्टिम एक्टिंग सुनते ही आसपास के लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है। फिंग बॉस, अब आप हद पार कर रहे हैं। सिर्फ पैसे होने से कोई इंसान दूसरों की इज्जत नहीं खरीद सकता। असिस्टेंट, ये इतना अच्छा लड़का है और आप उसे इस तरह इंसल्ट कर रहे हैं। चारों तरफ लोग मुझे घूरने लगते हैं, लेकिन मैं उन सबको देखकर सिर्फ ठंडी हंसी हंसता हूँ। इन सबको मेल लीड औरा ने पूरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया था। कैरेक्टर इंसल्ट, मैं धीरे से बोलता हूँ और फिर मेरी नजर पूरे हॉल में घूमती है। वो मेरी खरीदी हुई वॉच पहन रहा है, मेरे खरीदे कपड़े पहन रहा है और यहाँ खड़े होकर खुद को सेंट दिखा रहा है। तो आखिर बेवकूफ किसे बनाया जा रहा है? सिक्योरिटी। लिन वैनर पूरी तरह टूट चुकी थी। वो दरवाजे की तरफ उंगली दिखाकर चीखती है, इस आदमी को बाहर निकालो, जिस पर होटल सिक्योरिटी गार्ड्स एक दूसरे को देखने लगते हैं। लेकिन लिन वैनर के दबाव में वो मेरी तरफ बढ़ने लगते हैं। जरूरत नहीं है, मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ और फिर हाथ का वाइन ग्लास जमीन पर पटक कर तोड़ देता हूँ। मैं खुद चला जाता हूँ। इसके बाद मैं लिन वैनर को घूरते हुए बोलता हूँ, आज जो बातें तुमने कही हैं उन्हें अच्छे से याद रखना। ये पैसा मैं तुमसे एक एक पैसे समेत वापस निकलवाऊंगा। और जैसे ही मैं मुड़कर बाहर निकलता हूँ, पीछे से ये चेन की कमजोर आवाज फिर सुनाई देती है, वनर दीदी, फैंग बॉस से नाराज मत होइए, वो बस आपकी बहुत परवाह करते हैं। जिस पर मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ता हूँ। ये ग्रीन टी एक्टर सच में अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी रखता था। अगले दिन ग्रुप हेडक्वार्टर्स के टॉप फ्लोर मीटिंग रूम में मैं मेन सीट पर बैठा हुआ हाथ में पकड़ी फाइल पढ़ रहा था और जितना पढ़ता जा रहा था मेरी भौहें उतनी ही ज्यादा सिकुड़ती जा रही थीं। ये शंघाई न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट था जो ग्रुप के इस साल के दूसरे हाफ का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट माना जाता था। इस प्रोजेक्ट में ईडीएच में 1 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला था और इसे तैयार करने में मैंने पूरा 1 साल लगा दिया था। लेकिन इस वक्त जो प्रपोजल मेरे हाथ में था उसे इतना बदल दिया गया था कि मैं उसे पहचान तक नहीं पा रहा था। पहले वाली सारी डिटेल्ड मार्केट रिसर्च और रिस्क एनालिसिस को पूरी तरह हटाया जा चुका था। उनकी जगह अब बस बड़े बड़े खोखले शब्द लिखे थे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बेकार के आइडियल ड्रीम्स जैसी बातें पूरे प्रपोजल में भरी हुई थीं। लेकिन सबसे ज्यादा मजाक वाली बात यह थी कि प्रोजेक्ट लीडर के नाम की जगह अब मेरा नाम हटाकर ये चेन का नाम डाल दिया गया था। कोई मुझे समझाएगा कि ये आखिर है क्या? मैं जोर से प्रोजेक्ट फाइल टेबल पर पटक देता हूँ। पूरा मीटिंग रूम एकदम शांत हो जाता है, जिस पर लिन वैनर, जो मेरे दाईं तरफ बैठी थी, आराम से कॉफी की एक सिप लेती है। फेंग युआन, इतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, वो शांत आवाज में बोलती है। ये प्लान ये चेन ने पूरी रात जागकर तैयार किया है। उसके हिसाब से तुम्हारा पुराना प्लान सिर्फ कमर्शियल प्रॉफिट पर फोकस करता था, उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी थी। बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होता, उसमें आइडियल भी होने चाहिए। ये सुनकर मैं गुस्से में हंस पड़ता हूँ। आइडियल? मैं ठंडी नजरों से उसे देखता हूँ। 1 बिलियन की असली रकम जलाकर तुम्हारे ये सपने पूरे होंगे क्या? जिस पर मैं टेबल के आखिर में बैठे ये चेन की तरफ उंगली उठाता हूँ। जिस इंसान को फाइनेंशियल रिपोर्ट तक पढ़नी नहीं आती उसे पता भी है 1 बिलियन का मतलब क्या होता है। अभी के अभी ये प्रपोजल वापस ओरिजिनल फॉर्म में जाएगा और प्रोजेक्ट लीडर मैं ही रहूंगा। मैं एग्री नहीं करती। जिस पर लिन वैनर बिना डरे मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलती है, मैंने पहले ही शेयर होल्डर्स से बात कर ली है। सबको लगता है कि ये चेन का प्लान ज्यादा इनोवेटिव है, ये फ्यूचर ट्रेंड के साथ मैच करता है। यह सुनकर मैं बाकी शेयर होल्डर्स की तरफ देखता हूँ। वो सभी लोग जो पहले बेहद स्मार्ट और शार्प हुआ करते थे, अब ऐसे बैठे थे जैसे किसी ने उनका दिमाग कंट्रोल कर लिया हो। डायरेक्टर वांग, आपको भी ये कूड़े का ढेर इनोवेटिव लग रहा है? मैं ठंडी आवाज में पूछता हूँ, जिस पर डायरेक्टर वांग हल्का सा खांसता है और मेरी नजरों से बचने लगता है। फिंग बॉस, यंग जनरेशन की थिंकिंग बहुत फ्लेक्सिबल होती है, वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोलता है। असिस्टेंट, ये का डेटा थोड़ा वीक जरूर है, लेकिन ओवरऑल विजन बहुत ग्रेट है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। डायरेक्टर ली भी तुरंत सिर हिलाता है। हमें यंग टैलेंट को मौका देना चाहिए। और वैसे भी असिस्टेंट ये का फेस रीडिंग देखकर लगता है कि वो फ्यूचर में बहुत बड़ा आदमी बनेगा। यह सुनकर मैं कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो जाता हूँ। फेस रीडिंग? मैं धीरे से हंसता हूँ। तुम लोग 1 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हो और डिसीजन फेस देखकर ले रहे हो? जिस पर मेरे अंदर एक अजीब सी बेबसी भर जाती है। प्लॉट करेक्शन की इस जबरदस्ती में अब लॉजिक और कॉमन सेंस दोनों खत्म हो चुके थे। अगर मैं इस डिसीजन को रिजेक्ट कर दूं तो? मैं ठंडी नजरों से लिन वानर को देखता हूँ, जिस पर लिन वानर अचानक खड़ी हो जाती है। वो दोनों हाथ टेबल पर टिकाकर मुझे ऊपर से देखती है। फैंग युआन, हाल फिलहाल तुम्हारी मेंटल स्टेट बहुत अनस्टेबल हो चुकी है। उसकी आवाज अहंकार से भरी थी। इससे कंपनी की नॉर्मल ऑपरेशंस पर असर पड़ रहा है। इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि फेंग युआन को 1 महीने के लिए सीईओ पोजीशन से सस्पेंड कर दिया जाए
ताकि वो घर पर आराम कर सके। और शंघाई प्रोजेक्ट अब मैं और ये चेन संभालेंगे। एग्री? मैं सपोर्ट करता हूँ। जिस पर सारे शेयर होल्डर्स एक एक करके हाथ उठाने लगते हैं। मैं उन उठे हुए हाथों को देखता हूँ और फिर अचानक हंस पड़ता हूँ। ठीक है, मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ। अगर खेलना ही है तो फिर बड़ा खेल खेलते हैं। इसके बाद मैं खड़ा होकर अपना सूट ठीक करता हूँ। बस उम्मीद करता हूँ कि 1 महीने बाद तुम लोग अभी की तरह हंस पाओगे। और फिर मैं मीटिंग रूम छोड़कर बाहर निकल जाता हूँ, जिस पर पीछे से ये चेन की भावुक आवाज सुनाई देती है। सभी शेयर होल्डर्स का धन्यवाद। मैं शंघाई प्रोजेक्ट को जरूर सक्सेस तक लेकर जाऊंगा। काम से सस्पेंड होने के तीसरे दिन मैं अपने विला के सोफा पर बैठा बाहर हो रही तेज बारिश को देख रहा था। इन 3 दिनों में मैं न कंपनी गया था और न ही किसी से कांटेक्ट किया था। मैं बस इंतजार कर रहा था उस मौके का जो इस फेक स्क्रिप्ट को पूरी तरह तोड़ सके। लेकिन मौका आने से पहले मुझे एक ऐसा सीन देखने को मिला जिसने मेरे अंदर का गुस्सा पूरी तरह फाड़ दिया। उस दोपहर मैं सिटी सेंटर वाले अपार्टमेंट में कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लेने वापस गया था। ये अपार्टमेंट मैंने लिन वैनर से एंगेजमेंट से पहले खरीदा था। वहां मेरी कई पर्सनल और प्रीशियस चीजें रखी थीं। लेकिन जैसे ही मैं अंदर घुसता हूं तभी लिविंग रूम से हल्की नॉक जैसी आवाज सुनाई देती है। टिक टिक। वो आवाज मेटल के जेड से टकराने जैसी थी, जिस पर मैं भौहें सिकोड़ते हुए धीरे धीरे अंदर बढ़ता हूँ और अगले ही पल मेरा पूरा शरीर जम जाता है। लिविंग रूम के कारपेट पर यह चेन पालथी मारकर बैठा था। उसके हाथ में एक छोटा मेटल हैमर था, जबकि उसके सामने ग्लास टेबल पर एक क्रिस्टल क्लियर जेड ब्रेसलेट रखा था। वो ब्रेसलेट मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। टॉप ग्रेड इंपीरियल ग्रीन जेड। उसकी कीमत करोड़ों में थी, लेकिन मेरे लिए उसकी असली कीमत वो यादें थीं जो मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ी थी। लेकिन इस वक्त ब्रेसलेट का एक हिस्सा टूट चुका था। छोटे छोटे जेड पीसेस पूरे टेबल पर बिखरे पड़े थे। तू क्या कर रहा है? मेरे दिमाग में जोर का धमाका होता है। अगले ही सेकंड मैं पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ता हूँ और उसका कॉलर पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा देता हूँ। किसने परमिशन दी तुझे इसे छूने की? मैं गुस्से में चीखता हूँ। किस हक से तूने इसे तोड़ा? जिस पर ये चेन का चेहरा लाल पड़ जाता है। उसके हाथ से हैमर नीचे गिर जाता है। फैंग फैंग बॉस, मुझे छोड़िए। वो छटपटाता है, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। वहां सिर्फ छिपी हुई प्रोवोकेशन थी। ये ब्रेसलेट बहुत ओल्ड फैशन था। वो धीरे से बोलता है। वनर दीदी ने कहा इसे पहनने से इंसान बूढ़ा लगता है। मैं बस इसे तोड़कर छोटे पेंडेंट्स बनाना चाहता था। वैनर दीदी ने कहा था आपको पसंद आएगा। यह सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। मेरी माँ की आखिरी निशानी सिर्फ लिन वैनर को खुश करने के लिए तोड़ दी गई थी। दफा हो जा। मैं गरजते हुए उसे जोर से धक्का देता हूँ, जिस पर ये चेन लड़खड़ाकर जमीन पर गिरता है। लेकिन इस बार वो अपनी रोज वाली वीक एक्टिंग नहीं करता। उसकी आंखें अचानक बेहद खतरनाक हो जाती हैं। तू मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वो गुर्राते हुए टेबल से एस्ट्रे उठाता है और सीधे मेरी तरफ दौड़ पड़ता है। मैं साइड हटकर अटैक बचा लेता हूँ। आस्त्रे पीछे दीवार से टकराकर टूट जाता है, जिस पर मैं तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर दबा देता हूँ। लेकिन तभी अपार्टमेंट का दरवाजा जोर से खुलता है। लिन वैनर शॉपिंग बैग्स लेकर अंदर आती है और जैसे ही वो ये सीन देखती है तुरंत चीख पड़ती है। बैग्स जमीन पर गिर जाते हैं और वो भागकर हमारी तरफ आती है, लेकिन वो मुझे नहीं संभालती। वो जोर से मुझे धक्का देती है और सीधे ये चेन को अपनी बाहों में पकड़ लेती है। ये चेन, तुम ठीक हो? उसकी आवाज दर्द से भरी थी, जिस पर मैं सोफा का सहारा लेकर खुद को संभालता हूँ और फर्श पर बिखरे जेड पीसेस को देखकर मेरा दिल अंदर से टूट जाता है। वानर, मैं भारी आवाज में बोलता हूँ। वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। लेकिन लिन वैनर मेरी तरफ पलटकर ठंडी नजरों से देखती है। उसकी आंखों में जरा सी भी सिंपैथी नहीं थी। फेंगयुआन, बस करो। वो चिढ़कर बोलती है। सिर्फ एक टूटा हुआ ब्रेसलेट ही तो था, क्या तुम्हें इतनी हिंसा करने की जरूरत थी? ये चेन सिर्फ मेरे लिए पेंडेंट बनाना चाहता था, लेकिन तुमने उसे इस हालत में पहुंचा दिया। टूटा हुआ ब्रेसलेट। मैं उसके चेहरे को देखता हूँ और पहली बार मुझे उससे घिन महसूस होती है। लिन वैनर, मैं धीरे धीरे सोफा पकड़कर खड़ा होता हूँ। तुमने मेरे पैसे लिए, मेरा प्रोजेक्ट छीना और अब मेरी माँ की आखिरी निशानी भी बर्बाद कर दी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम लोगों से निपट नहीं सकता हूँ? जिस पर दिए थान लामुन्नी के पीछे खड़े होकर ठंडी हंसी हंसता है। मैनेजर फॉ, अब तुम्हें ऑलरेडी सस्पेंशन मिल चुका है, फिर भी तुम्हारे अंदर यहाँ चिल्लाने की हिम्मत कैसे है? जिस पर वह आगे कहता है। सिस्टर वेन्नी, चलो यहाँ से चलते हैं। इस पागल इंसान पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर लम उयन्नी मुझे घृणा भरी नजरों से देखती है। फुंगविन, तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। आज से हमारी एंगेजमेंट खत्म होती है। इस अपार्टमेंट का पासवर्ड भी मैं बदल दूंगी। आगे से यहाँ आने की कोशिश मत करना। यह कहकर वह बिना पीछे मुड़े वहां से चली जाती है, जिसके तुरंत बाद दरवाजा जोर से बंद होता है। कमरे के अंदर अब सिर्फ मैं और फर्श पर बिखरे हुए टूटे जेड के टुकड़े बचे रहते हैं, जिस पर मैं धीरे से घुटनों के बल बैठता हूँ और उन जेड के टुकड़ों को एक एक करके उठाने लगता हूँ। मेरी हथेली उन नुकीले टुकड़ों से कटने लगती है, लेकिन मुझे दर्द तक फील नहीं होता, क्योंकि दिल के अंदर का दर्द इन सब से कहीं ज्यादा गहरा होता है। इसके बाद मैं फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास जाकर नीचे देखता हूँ, जहाँ लामुयन्नी
दिए थान के लिए अम्ब्रेला पकड़े हुए उसके साथ बारिश में चलते हुए दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे को पकड़कर आगे बढ़ते रहते हैं, जिस पर मैं अपना फोन निकालता हूं और कॉन्टैक्ट लिस्ट के सबसे नीचे छुपे हुए एक नंबर पर कॉल लगाता हूं। 3 रिंग के बाद सामने से कॉल उठाया जाता है। तभी दूसरी तरफ से एक भारी और अथॉरिटी भरी आवाज सुनाई देती है, अंकल वोंग। जिस पर मैं ग्लास में दिखाई दे रहे अपने थके हुए रिफ्लेक्शन को देखता हूं और मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। गेम खत्म हो चुका है, प्लान भी एक्टिवेट करो। अब मैं इन्हें ऐसी हालत में पहुंचाऊंगा कि ये लोग मौत से भी बदतर जिंदगी जिएंगे। 3 दिन बाद तिन्ह प्रोजेक्ट की ग्रैंड साइनिंग सेरेमनी सिटी सेंटर के हिन होटल में आयोजित होती है, जिस पर लामुयेनी पूरे बैंक्वेट हॉल को बुक कर लेती है और शहर के लगभग सभी मीडिया हाउस को इनवाइट किया जाता है। वह इस मौके का इस्तेमाल करके सबके सामने खुद और दिए थान को एक बिजनेस लेजेंड की तरह पेश करना चाहती है, जिस पर मैं होटल के सामने खड़ी एक मेबैक के अंदर बैठा होता हूँ और बड़ी स्क्रीन पर लामुयेनी और दिए थान के घमंडी चेहरे देख रहा होता हूँ। यंग मास्टर, सब कुछ अरेंज हो चुका है। जिस पर अंकल वूंग पैसेंजर सीट से मुझे एक फाइल पकड़ाते हैं। मैं कैजुअली उस फाइल को पलट कर देखने लगता हूँ। यह तान हाई प्रोजेक्ट के पार्टनर्स की इन्फॉर्मेशन और हॉक थी ग्रुप की इंटरनल डायरेक्टिव्स होती हैं। लम उयन्नी और उसके वो बेवकूफ शेयर होल्डर्स यही सोच रहे थे कि हक थी ग्रुप दिएपथन और उसके उस कचरे जैसे प्रपोजल से इंप्रेस हो गया है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हक थी ग्रुप के पीछे असली कंट्रोलर मैं खुद हूं। पिछले 3 सालों से किसी को शक ना हो, इसलिए मैं सीक्रेटली अपनी कोर एसेट्स को अनामनस ट्रस्ट के जरिए विदेशों में ट्रांसफर करता रहा और वहीं से एक विशाल बिजनेस एम्पायर कंट्रोल करता रहा। और अब आखिरकार जाल समेटने का समय आ चुका था। इसके बाद बैंक्वेट हॉल के अंदर चमचमाती लाइट्स के बीच लैम उयेन्नी लाल रंग की इवनिंग ड्रेस पहनकर दिए थान का हाथ पकड़ते हुए स्टेज पर चढ़ती है। दिए थान भी सूट में काफी कॉन्फिडेंट दिखाई देता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज यहाँ आने के लिए आप सभी मीडिया फ्रेंड्स का धन्यवाद। जिस पर लाम उयेन्नी चेहरे पर परफेक्ट स्माइल लेकर बोलना शुरू करती है। आज लाम ग्रुप और हॉक थी ग्रुप के बीच तिन्हाई प्रोजेक्ट की ऑफिशियल पार्टनरशिप होने जा रही है और मैं खास तौर पर उस इंसान को थैंक्स कहना चाहती हूँ जिसने इस प्रोजेक्ट को पॉसिबल बनाया। जिस पर वह प्यार भरी नजरों से दिए थान को देखती है, यानी मिस्टर दिए थान, इन्होंने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट और सेल्फलेस डेडिकेशन से हॉक थी ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स को इम्प्रेस किया है। यह सुनकर नीचे बैठे लोग जोरदार तालियां बजाने लगते हैं, जिस पर दिए थान माइक पकड़कर इमोशनल चेहरा बनाता है। मैं सिस्टर यूएननी के ट्रस्ट के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंटर्न हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर इंसान के अंदर सपना हो तो वह मिरेकल क्रिएट कर सकता है। जिस पर वह आगे कहता है, वो कैपिटलिस्ट्स जो सिर्फ प्रॉफिट्स देखते हैं और एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करते हैं, उन्हें एक ना एक दिन समय जरूर खत्म कर देगा। उसकी ये फेक मोटिवेशनल बातें सुनकर नीचे बैठे छोटे मीडिया रिपोर्टर्स लगातार सिर हिलाने लगते हैं। बहुत बढ़िया कहा। इसके बाद लम उयेन्नी जोर से अनाउंस करती है, और अब मैं हक थी ग्रुप के एशिया पैसिफिक चेयरमैन मिस्टर विलियम को कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए स्टेज पर इनवाइट करती हूँ। जिस पर बैंकेट हॉल का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, लेकिन अंदर आने वाला इंसान विलियम नहीं बल्कि मैं होता हूँ। मैं एक कस्टम मेड ब्लैक सूट पहनकर अंदर एंटर करता हूँ। मेरे माथे पर एक छोटा बैंडेज लगा होता है और मेरी आंखें बर्फ की तरह ठंडी दिखाई देती हैं। 4 ब्लैक सूट बॉडीगार्ड्स मुझे प्रोटेक्ट करते हुए रेड कारपेट पर आगे बढ़ते रहते हैं। पूरा हॉल अचानक शोर से भर जाता है। फुवियन यहाँ क्या कर रहा है? क्या इसे सस्पेंड नहीं किया गया था? जिस पर लाम यूएननी का चेहरा तुरंत उतर जाता है। फुवियन, तुम यहाँ क्या करने आए हो? वह गुस्से में चिल्लाती है। सिक्योरिटी, इसे तुरंत बाहर निकालो, आज साइनिंग सेरेमनी है, यहाँ तमाशा करने की जगह नहीं है। लेकिन जैसे ही गार्ड्स मेरी तरफ बढ़ते हैं, मेरे पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स उन्हें रोक देते हैं। मैं लम उयेन्नी की उस बेबस चीख को पूरी तरह इग्नोर करता हूँ और सीधे स्टेज के सामने जाकर एक चेयर खींचकर बैठ जाता हूँ। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? जिस पर मैं जेब से वही प्रपोजल निकालकर सीधे दिएपथान के चेहरे पर फेंक देता हूँ। मैं यहाँ तुम्हें ये दिखाने आया हूँ कि असली कैपिटलिस्ट किसे कहते हैं। जिस पर दिएथान 2 कदम पीछे लड़खड़ाता है। वह गुस्से से मुझे घूरते हुए चिल्लाता है, फुवियन, क्या तुम पागल हो गए हो? हाकशी ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव अभी आने वाला है। यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करके तुम पूरे हाकशी ग्रुप को ऑफेंड कर रहे हो। यह सुनकर मैं जोर से हंस पड़ता हूँ। हक्ति ग्रुप को ऑफेंड कर रहा हूँ? फिर मैं अंकल वुंग की तरफ देखकर कहता हूँ, अंकल वुंग, इन्हें बताइए मैं कौन हूँ। जिस पर अंकल वुंग आगे बढ़ते हैं और पूरे मीडिया हॉल की तरफ देखकर जोरदार आवाज में बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सभी को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। ये हैं हॉक थी ग्रुप के रियल ओनर, एक्चुअल शेयर होल्डर और तिन्हाई प्रोजेक्ट के फाइनल डिसीजन मेकर मिस्टर फोंगवियन। उनके इतना कहते ही पूरा हॉल मौत जैसी खामोशी में डूब जाता है। सभी लोग शौक में आंखें फाड़कर मुझे देखने लगते हैं। जिस पर लम उयेन्नी की आंखें सिकुड़ जाती हैं और उसका शरीर कांपने लगता है। नहीं, यह इम्पॉसिबल है। वह कांपती उंगली से मेरी तरफ इशारा करती है। तुम हक्थी ग्रुप के मालिक कैसे हो सकते हो? तुम तो एक पावरलेस लूजर थे। जिस पर दिएपथन भी दांत भींचकर खुद को संभालने की कोशिश करता है। इनकी बातों में मत आओ, ये सिर्फ ब्लफ कर रहा है। हाकथी ग्रुप जैसी कंपनी किसी लोकल आदमी की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। लेकिन मैं उनकी डेस्परेट एक्टिंग पर ध्यान तक नहीं देता। मैं सीधे टेबल पर रखा माइक उठाता हूँ। मैं मालिक हूँ या नहीं, इसका जवाब तुम्हें अभी मिल जाएगा।
खुलेगा जिस पर मैं उंगलियां चटकाता हूं और हॉल की बड़ी स्क्रीन तुरंत बदल जाती है। स्क्रीन पर विदेश में मौजूद चेयरमैन विलियम वीडियो कॉल में दिखाई देता है। विलियम तुरंत सम्मान से सिर झुकाता है। बॉस, मैं ठंडी आवाज में आदेश देता हूं, विलियम, कंपनी का फैसला अनाउंस करो। यस बॉस, जिस पर विलियम कैमरा की तरफ देखकर गंभीर आवाज में बोलना शुरू करता है। हाकती ग्रुप के अनुसार लाम ग्रुप द्वारा सबमिट किया गया तान हाई प्रोजेक्ट प्रपोजल पूरी तरह बिजनेस लॉजिक से खाली है और इसके अलावा प्रोजेक्ट इंचार्ज मिस्टर डीप थान के अंदर बेसिक प्रोफेशनल क्वालिटी तक मौजूद नहीं है। जिस पर विलियम आगे बोलना जारी रखता है। इसी वजह से ही नकती ग्रुप लाम ग्रुप के साथ अपनी सारी पार्टनरशिप को अनिश्चित समय के लिए कैंसिल करता है। साथ ही शुरुआती बिजनेस नेगोशिएशन के दौरान कमर्शियल फ्रॉड करने की वजह से हम लाम ग्रुप पर लीगल एक्शन भी लेने वाले हैं। कंपनसेशन अमाउंट होगी $200 मिलियन। इतना कहते ही वीडियो कॉल कट जाती है और बड़ी स्क्रीन वापस ब्लैंक हो जाती है, जिस पर लाम ओयन नी के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह सीधे स्टेज पर गिर पड़ती है, क्योंकि $200 मिलियन का कंपनसेशन पूरे आज ग्रुप को तुरंत बैंकरप्टेसी और लिक्विडेशन तक पहुंचाने के लिए काफी होता है। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। वह खुद से बड़बड़ाती रहती है। उसका परफेक्ट मेकअप अब बेहद हास्यास्पद दिखाई देता है, जिस पर दिए थान भी पूरी तरह सुन्न पड़ जाता है। जिस पैशन और मोटिवेशन पर उसे इतना घमंड था, वह सब एब्सोल्यूट कैपिटल पावर के सामने चूर चूर हो चुका था। इसके बाद मैं धीरे से खड़ा होता हूँ और ऊपर से उन दोनों को देखता हूँ। दिए थान, क्या तुमने नहीं कहा था कि कैपिटलिस्ट्स को एक दिन समय खत्म कर देगा? जिस पर मैं उसके सामने जाकर ठंडी नजरों से उसे घूरता हूँ। अब देखो, खत्म तो तुम हो चुके हो। पूरी साइनिंग सेरेमनी अब एक मजाक बन चुकी थी। मीडिया वाले ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे शार्क को खून की स्मेल मिल गई हो। सभी लोग लगातार कैमरों चलाकर फर्श पर गिरी हुई लाम ओयन नी की बेइज्जती भरी हालत और दिए थान के राख जैसे पड़े चेहरे की फोटोज लेने लगते हैं। लेकिन मैं उस केओस की तरफ पलटकर भी नहीं देखता। मैं सीधे अपने बॉडीगार्ड्स के साथ होटल से बाहर निकल जाता हूँ, क्योंकि असली रिवेंज तो अब शुरू हुआ था।